हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की इस क्लास में त्वरण के बारे में और वेग समय वक्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग स्थित समय वक्र के बारे में पढ़ चुके हैं, उस पर हम लोगों ने कुछ प्रश्न भी किए थे। और चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, दूरी और विस्थापन के पदों में दूरी बटे समय के रूप में चाल और विस्थापन बटे समय के रूप में वेग को परिभाषित कर चुके हैं। वहाँ हम लोगों ने देखा था कि हम चाल या वेग को दो प्रकार से, एक औसत चाल और एक तात्कालिक चाल, या एक औसत वेग और दूसरा तात्कालिक वेग के रूप में परिभाषित करे थे। अभी अगली एक राशि पर आते हैं, त्वरण पर। नाम पहले से हम लोगों ने सुना है। अच्छा, हम में से हम लोगों ने गौर किया होगा, चाहे आपके पास कोई भी मोटर हो, कार है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, जो भी है, सब में एक भाग ऐसा होता है जिसे हम लोग एक्सीलरेटर कहते हैं। एक्सीलरेटर क्या काम करता है? जब आपको चाल बढ़ानी होती है, गति बढ़ानी होती है, तो आप एक्सीलरेटर को या तो थोड़ा सा घुमाते हो या थोड़ा सा दबाते हो। जैसे बाइक में या स्कूटी में रहता है तो एक्सीलरेटर को आप इस तरह से, वो मुठिया के रूप में रहता है, पकड़ करके अपना जैसे थोड़ा सा घुमाए अगर तो थोड़ा सा और स्पीड बढ़ गई, थोड़ा और घुमाए तो और स्पीड बढ़ गई। और कार में, जीप में, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, इनमें सब में क्या रहता है, एक पैडल टाइप की रहती है। जितना ही ज़्यादा आप प्रेस करते हो उतना ही स्पीड बढ़ती है। तो एक्सीलरेटर क्या है? जो एक्सीलरेट करता है, यानी जो चाल बढ़ाता है। एक्सीलरेट क्या है? यानी अगर किसी वस्तु की चाल समय के साथ, वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो समझो वह वस्तु त्वरित गति कर रही है। तो एक्सीलरेशन के लिए ही एक्सीलरेटर होता है। हम लोग आते हैं त्वरण की परिभाषा पर। परिभाषित कैसे करेंगे? जैसे हम लोगों ने वेग को विस्थापन बटे समय के रूप में परिभाषित किया था, एक स्टेप और समय का आप आगे बढ़ जाइए। जैसे वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो त्वरण बराबर आपका हो जाएगा वेग बटा समय। यानी वेग परिवर्तन की समय दर को, कि वेग समय के साथ साथ वेग किस तरह से बदल रहा है, इस चीज़ को हम लोग त्वरण कहते हैं। और इसे प्रायः एक्सीलरेशन कहते हैं। तो उस नाते स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, कभी कभी स्मॉल एफ से भी प्रदर्शित करते हैं। तो एक तो ये कि त्वरण का मतलब किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण होती है, यानी समय के साथ वेग किस तरह से बदल रहा है। इसे प्रायः स्मॉल ए या स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और इसे दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे औसत मान और तात्कालिक मान के रूप में हम लोगों ने परिभाषित किया था। औसत मान क्या था? अगर आप एक थोड़ा सा बड़ा अंतराल लेते हो, खाली आप ये बता दो कि अच्छा इस समय से आपने समय का मापन शुरू किया था, इस समय तक की आपने बात की थी, और इस अंतराल में आप हमें बताइए कि त्वरण का औसत मान क्या था। तो जब हम इस तरह से एक बड़े अंतराल में, अपेक्षाकृत एक बड़े अंतराल में औसत मान निकालते हैं तो वह औसत त्वरण होता है। जब त्वरण निकाल रहे हैं तो औसत त्वरण होता है। तो औसत त्वरण यानी एवरेज एक्सीलरेशन, या माध्य त्वरण यानी मीन एक्सीलरेशन, प्रतीक रूप में ऐसे आप लिख सकते हो, या तो ए के आगे सफिक्स में एवरेज लिख लो या उसके ऊपर एक बार लगा लो, लाइन खींच लो, तो ये रहेगा कि ये उस राशि का औसत मान है। ये किसी गतिमान वस्तु के किसी अंतराल में, यहाँ हमने ये नहीं कहा कि बहुत छोटा अंतराल है, किसी भी अंतराल में वेग में परिवर्तन यानी डेल्टा वी और समयांतराल यानी डेल्टा टी के अनुपात को उस अंतराल में औसत त्वरण कहते हैं। और मान लो किसी, अच्छा कैसे? औसत त्वरण यानी ए एवरेज बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। चूँकि वेग सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि होगी। तो और डेल्टा वी क्या है? किसी अंतराल में वेग में परिवर्तन। डेल्टा टी क्या है? जितनी देर में वो डेल्टा वी वेग बदला था उतनी देर में कितना समय लगा है। या आप कह लो कि अगर t1 समय पर v1 वेग था, t2 समय पर v2 वेग है, तो समयांतराल हमारा हुआ t2 माइनस t1, और वेग में अंतराल हुआ v2 माइनस v1, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस रूप में औसत त्वरण को। और तात्कालिक त्वरण क्या है? अगर आप किसी एक खास क्षण पे, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, किसी इंस्टेंट पे आप कहो कि अच्छा ठीक है, हो सकता है गति बदल रही हो, अभी थोड़ा तेज़ी से बदल रही है गति, बाद में थोड़ा और तेज़ी से बदलने लगी, यानी अगर अपरिवर्ती गति है, हो सकता है त्वरण का मान भी एक समान ना हो, तब किसी खास क्षण पर, किसी विशेष समय पर आप बताइए कि अच्छा इस समय त्वरण कितना है। तब हम क्या करते हैं, जब हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे बताना होता है तो हम अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल लेंगे, उस अत्यंत निकालेंगे माध्य वाले ही तरीके से। बस एक शर्त ये बढ़ जाएगी कि अब की बार हमारा समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म हो जाएगा। तो अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में उस क्षण के आसपास जितना त्वरण होगा उसी को हम लोग तात्कालिक त्वरण कहेंगे। तो बस इसमें खाली माध्य त्वरण में एक शर्त बढ़ जाएगी कि आपका डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो,
तो तात्कालिक त्वरण या तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या है? अच्छा, केवल ए भी लिख सकते हो, या चाहे तो हम लोग ए के साथ यहाँ इस तरह से इंस्टेंटेनियस के प्रतीक के रूप में संक्षेप में INS लिख लिए, या INST लिख लिए, या ठीक है तात्कालिक लिख लिए हिंदी में। तो किसी गतिमान वस्तु के किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में त्वरण के मान को उस क्षण पर तात्कालिक त्वरण कहते हैं। और त्वरण के मान को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? जैसे औसत त्वरण परिभाषित किए थे। यहाँ आप समझ लो त्वरण का मतलब औसत त्वरण है, लेकिन औसत शब्द इसलिए नहीं लिख रहे कि इस वाले से कन्फ्यूज ना हो। तो तात्कालिक त्वरण भी हम औसत त्वरण ही उसमें भी निकालते हैं, बस औसत के लिए अंतराल अत्यंत सूक्ष्म कर लेते हैं। तो तात्कालिक त्वरण किसी खास टाइम टी पर ये हो जाएगा, लिमिट होगा वही आपका, देखो डेल्टा वी बटे डेल्टा टी यहाँ भी था, डेल्टा वी बटे डेल्टा टी यहाँ भी है। बस एक शर्त हमने बढ़ा ली कि अब हमारा ये डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म है, शून्य की ओर अग्रसर है, लगभग शून्य है, शून्य नहीं है एग्जैक्ट, लगभग शून्य है, यानी बहुत छोटा है। और इस तरह रूप में जब हम लोग लिखते हैं तो उसको हम अवकल गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। तब ये हमारा डेल्टा बड़ा अंतराल के बजाय छोटा अंतराल समझो dv, अत्यंत छोटे समयांतराल dt में वेग में परिवर्तन dv हो तो dv बटे dt वेक्टर को हम तात्कालिक त्वरण कहेंगे। और यह dv अपान dt वेग परिवर्तन की समय दर होती है। और अगर dv बटे dt का मान शून्य नहीं है तो इसका मतलब, अगर ये शून्य नहीं है तो इसका मतलब कि v समय का फलन है, यानी वो तो है ही, तभी त्वरण है ही है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इससे संबंधित कुछ और विशेष बातें देखते हैं, फिर उसके बाद आगे आते हैं। त्वरण से संबंधित हम लोग कुछ बातों पर और आते हैं। पहली बात तो त्वरण सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और मात्रक की अगर बात करें तो इसका मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है। क्यों? विस्थापन बटे वेग बटा समय है, वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड। तो त्वरण में एक बार फिर समय से भाग देंगे, यानी सेकंड से भाग देंगे तो मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। प्रतीक रूप में ये स्मॉल एम अपान एस स्क्वायर या स्मॉल एम एस की पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विमीय सूत्र की बात करें तो त्वरण का विमीय सूत्र, चूँकि वेग का lt -1 होता है, उसमें एक और t से भाग देंगे तो lt -2। यहाँ पर यल लेंथ है, t टाइम है, यम नहीं है तो आप चाहे तो m0 l1 t -2 ऐसे आप लिख सकते हो त्वरण का विमीय सूत्र। फिर एक बात और, यदि वेग समय के साथ घट रहा हो, यानी अभी कुछ और वेग है, थोड़ी देर बाद इससे कम हो जाएगा, अर्थात t2 इज ग्रेटर देन t1, यानी बाद के समय t2 है, पहले का समय t1 है, इसका मतलब t2 बड़ा है, इसका मतलब ये बाद का समय है। तो यानी डेल्टा t धनात्मक है, क्योंकि डेल्टा t बराबर t2 - t1। और ऐसा होने पर अगर v2 v1 से छोटा हो, यानी अगर t1 से t2 समय पे पहुंच गए, वेग v1 से v2 पहुंच गए, लेकिन v2 का मान v1 से कम है, यानी बाद में वेग कम है, तो डेल्टा v ऋणात्मक होगा। क्यों? डेल्टा v बराबर v2 - v1, ये चीज़ आपकी बराबर हो जाती है v2 - v1। और ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटे से बड़े को घटाओगे तो ऋणात्मक आएगा। तब आप डेल्टा v बटे डेल्टा t करोगे तो इसका मतलब त्वरण ऋणात्मक होगा, और इसे मंदन कहते हैं। जैसे मान लो हम गाड़ी चला रहे होते हैं, ब्रेक एक्सीलरेटर दबाते हैं तो एक्सीलरेट होती है, गाड़ी की चाल बढ़ती है। ब्रेक धीरे धीरे लगाए तो ब्रेक लगाते हैं तो भी अब भी उसकी चाल बदल रही है समय के साथ, पर अब घट रही है। तो समय बीतने के साथ जब वेग घटता है तो इसको हम लोग रिटार्डेशन यानी मंदन कहते हैं। और यह त्वरण का ऋणात्मक मान है। बढ़ रही है तो त्वरण का धनात्मक मान, और घट रही है चाल तो त्वरण का ऋणात्मक मान। चाल क्या, बल्कि वेग कह लीजिए। प्रायः आम बोलचाल में हम लोग वेग के परिमाण को चाल कह लेते हैं। एक बात और कि वेग को आप जैसे dx अपान dt के रूप में परिभाषित किए थे, यक्स तात्कालिक वेग है, यक्स मान लो किसी समय पर विस्थापन है, तो विस्थापन परिवर्तन की जो समय दर होती है, समय के साथ विस्थापन के बदलने की दर होती है, उसे हम लोग वेग से प्रदर्शित करते हैं। और त्वरण को हमने कहा है वेग परिवर्तन की समय दर है। अब v की जगह अगर आप dx अपान dt रख दो तो आप ऐसे लिख सकते हो d अपान dt, v की जगह dx अपान dt। इसको हम लोग d2x अपान dt स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी दो बार आपको अवकल गुणांक निकालना पड़ेगा। एक बार x का निकालेंगे तो dx अपान dt आएगा वेग, दोबारा फिर निकालेंगे तो d2x अपान dt स्क्वायर का मतलब त्वरण होगा। तो ये त्वरण से संबंधित कुछ बातें थी। इसके बाद हम लोग वेग समय वक्र पर आते हैं और देखते हैं उससे संबंधित कुछ बातें। अब हम लोग आते हैं वेग समय वक्र पर। इसके पहले हम लोग जैसे स्थित समय वक्र खींच चुके हैं, स्थिति में दूरी या विस्थापन बताते हुए। वेग समय वक्र में क्या है, अच्छा एक चीज़ ये, आमतौर पर जब हम गति का वर्णन कर रहे होते हैं
तो हमारा समय इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, निराश्रित चर होता है, और दूसरी राशि दूरी है, विस्थापन है या वेग है, वो निर्भर कर रही होती है समय पर। तो समय के वो कुल मिला के निर्भर चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पर क्या है, जब हम वेग और समय के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं तो समय हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके मान हम स्वेच्छापूर्वक चुन सकते हैं, और वेग के मान समय के उन स्वेच्छापूर्वक चुने गए मानों पर वेग के मान क्या हैं वो हम अलग से इंगित करेंगे। फिर किसी खास टी पर वी का क्या मान है, दूसरे किसी टी पर फिर दूसरे वी का क्या मान है, इसी तरह 90 टी पर 90 वी का क्या मान है, अलग अलग बिंदुओं के लिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ऐसे ग्राफ में आमतौर पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, निराश्रित चर होता है, जिसके मान हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, उसको हम प्रायः x अक्ष पर व्यक्त करते हैं। और जो आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो x अक्ष के अनुदिश व्यक्त किए गए निराश्रित चर पर निर्भर करता है, उसको y अक्ष के अनुदिश लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम समय को लेंगे x अक्ष के अनुदिश, वेग को लेंगे y अक्ष के अनुदिश, और अलग अलग समयों के लिए वेग के मान नोट करेंगे, फिर ग्राफ खींचेंगे। तो जिस तरह का ग्राफ आएगा, हम वक्र शब्द का प्रयोग प्रायः करते हैं। वक्र के अंतर्गत वक्र भी आ जाएगा और सरल रेखा भी, कि अगर सरल रेखा कहेंगे तो फिर दिक्कत होगी, सीमित कर देंगे हम अपना दायरा। तो वक्र थोड़ा व्यापक शब्द है। तो किसी वस्तु की गति का वर्णन करने में जब हम समय यानी टाइम स्मॉल टी को x अक्ष के अनुदिश तथा उसके वेग v वेक्टर या वेग के परिमाण, जिसे हम चाल भी कहते हैं, केवल v, जब v के साथ तीर नहीं लगी है तो समझो हम वेग के परिमाण यानी चाल की बात कर रहे हैं, और जब हम तीर लगाए हैं तो समझो हम उसकी दिशा की भी बात कर रहे हैं। तो हम फिलहाल समय के साथ जब वेग या चाल को y अक्ष के अनुदिश व्यक्त करते हुए विभिन्न स्थितियों के लिए ग्राफ खींचते हैं, मतलब विभिन्न स्थितियों पे आप बिंदु दर्शाओगे, फिर उन बिंदुओं को मिलाने वाला ग्राफ खींचोगे। तो इस प्रकार प्राप्त वक्र उस वस्तु की गति का वेग समय वक्र होता है। फिर नोट में हम लोगों ने 3-4 बातें लिखी हैं, अभी एक बार ध्यान से सुन लेते हैं, फिर इसके बाद इसका उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि कैसे ऐसा होगा। जैसे पहला हम लोगों ने लिखा है कि वीटी वक्र का ढाल, मतलब वेग और समय वक्र का किसी बिंदु पर ढाल उस समय तात्कालिक त्वरण को व्यक्त करेगा। क्यों? किसी भी वक्र का जब आप ढाल लेते हो तो चलो अच्छा, इस पर अभी आगे आते हैं, पहले एक बार सुन लेते हैं। दूसरा, वीटी वक्र और टी अक्ष के मध्य घिरा क्षेत्रफल विस्थापन को व्यक्त करता है। तीसरा, वीटी वक्र व टी अक्ष के मध्य घिरे क्षेत्रफल का परिमाण, मतलब अब आप धनात्मक या ऋणात्मक मत सोचो, हो सकता है कभी दो क्षेत्रफल अगर जो हमारी समय अक्ष है उसके नीचे चला गया तो हम उसको ऋणात्मक कह सकते हैं, तो वो मत देखो, केवल आप परिमाण कहो, या फिर आप कहो कि चाल और समय के बीच में वक्र और समय अक्ष के बीच का जो घिरा क्षेत्रफल है वो तय की गई दूरी को व्यक्त करेगा। और एक पॉइंट और, कि चाहे आप वेग समय वक्र खींचो, चाल समय वक्र खींचो, दूरी समय वक्र खींचो, विस्थापन समय वक्र खींचो, अगर आप एक विमीय गति की बात कर रहे हो कि हम एक ही दिशा में आगे चल रहे हैं, तो एक ही समय पर दो स्थितियां संभव नहीं हैं अगर एक ही वस्तु गति कर रही है तो नोट की ये 4 बातें हैं। हम लोग जरा इनके बारे में अभी अलग से फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या मतलब था हमारा इन्हें बताने का। नोट में हम लोगों ने कुछ बातें कही थी, उनका देख लेते हैं कि मतलब क्या था। पहला हम लोगों ने कहा था कि वीटी वक्र का ढाल, किसी भी समय पर वीटी वक्र का ढाल उस समय के तात्कालिक त्वरण को व्यक्त करेगा। ठीक, मान लो आपने इधर समय लिया, इधर आपने वेग लिया, और इनके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, और ये ग्राफ कोई हमारा मान लो इस तरह का है। ठीक है, मान लो हमारा इस तरह का ग्राफ आया। अब इस बिंदु पर मान लो आप कहना चाहते हो कि अच्छा कितना रहा होगा हमारे वेग त्वरण का मान, तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो स्पर्श रेखा जहाँ जाके मिलेगी। अब इस स्पर्श रेखा की जो भी ढाल होगी, मान लो अगर यहाँ से समय से थीटा कोण बना रहा है तो यहाँ उसकी जो भी ढाल होगी वो यम बराबर tan थीटा होगी, और वो क्या व्यक्त करेगी, dv/dt को व्यक्त करेगी, और वो क्या होती है, त्वरण होती है। तो हम लोगों ने यही कहा था। या एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लो ये समय है, इधर आप वेग ले रहे हो, इस तरह का ग्राफ आया है, आप एक बड़ा अंतराल लेते हो, एक बार आप यहाँ कह रहे हो, एक बार यहाँ कह रहे हो, ये मान लो t1 समय है, ये मान लो यहाँ आपका t2 समय है। ठीक, t1 समय पर यहाँ वेग मान लो v1 था, t2 समय पर यहाँ वेग मान लो v2 है। ठीक, अब अगर आप ढाल कहो, इस a और b, मान लो ये बिंदु a है, ये बिंदु b है, a और b के बीच का अगर आप ढाल कहो तो ढाल क्या होगा, ढाल हो जाएगा डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स होता है एक्स वाई वक्र में। डेल्टा वाई का मतलब डेल्टा वी यहाँ हमारा है, और डेल्टा एक्स का मतलब यहाँ डेल्टा टी है, यानी ये v2 - v1 है, t2 - t1, और ये क्या व्यक्त करता है, त्वरण।
औसत त्वरण। अगर एक बड़ा अंतराल आप ले रहे हो तो वेग समय वक्र का ढाल उस अंतराल के दौरान औसत त्वरण को व्यक्त करेगा, और वक्र के रूप में है तो उस बिंदु पर ढाल यानी उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा जितना कोण बनाएगी समय अक्ष से उसका tan थीटा या dv/dt, क्योंकि इसी में हम जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर लेते हैं तो डेल्टा v/डेल्टा t हमारा dv/dt हो जाता है, तो वो त्वरण को व्यक्त करेगा। ये हमारा नोट का पहला पॉइंट था। फिर से रिपीट कर दें कि वेग समय वक्र का ढाल त्वरण को व्यक्त करता है। अगर आप एक बड़े अंतराल की बात करते हो कि अच्छा एक बार इस समय पर ये था, दोबारा उस समय पर वो था, तो वो उस पूरे अंतराल के दौरान औसत त्वरण को व्यक्त करेगा। और अगर किसी एक बिंदु पर आप कहते हो तो उस एक बिंदु पर जब आप देखोगे तो वो तात्कालिक त्वरण को व्यक्त करेगा। हाँ, अगर वस्तु एक समान त्वरित गति कर रही है तो आप चाहे जिस स्थान पर, तब मान लो इस तरह का अगर हमारा सरल रेखा ग्राफ आया तो आप चाहे इसके इस बिंदु पर देखो, चाहे इस बिंदु पर देखो, चाहे इस बिंदु पर देखो, हर जगह तात्कालिक त्वरण एक समान होगा और वह औसत त्वरण के बराबर ही होगा। तो सरल रेखा अगर है तो ये एक बात हम लोगों ने ये कही थी। फिर दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या कहा था? दूसरा कहा था कि जो वीटी वक्र आप खींचोगे और नीचे जो समय अक्ष होगा उसके बीच का जो घिरा क्षेत्रफल होगा वह विस्थापन को व्यक्त करेगा। ठीक, मान लो इस तरह से, फिर हम इधर समय ले रहे हैं, इधर वेग ले रहे हैं। मान लो हमारा ग्राफ किसी स्थिति में इस तरह आया, हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ 1 से लेके 2 के बीच में वस्तु का विस्थापन कितना रहा होगा। तो ये हमारा वक्र है, वक्र और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल कितना है, ये वाला हो गया घिरा वाला क्षेत्रफल। इसकी अगर हम गणना कर सकें तो ये हमारा हो जाएगा विस्थापन। ठीक, तो ये मतलब था हमारा कि वेग समय वक्र और समय अक्ष के बीच का जो घिरा क्षेत्रफल है वह विस्थापन को व्यक्त करेगा। फिर उसी में हम लोगों ने आगे एक बात कही थी कि अगर यहाँ वेग ना बता करके, अच्छा वेग समय वक्र तो ऐसे भी हो सकता था। अभी इसी में एक मान लो ऐसे वक्र हो गया, ये हमारी आधार रेखा होती, वेग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अगर हम संदर्भ बिंदु से दूर जा रहे हैं क्रमशः तो विस्थापन बढ़ रहा है, वेग धनात्मक है। संदर्भ बिंदु की ओर आ रहे हैं तो वेग ऋणात्मक हो सकता है। मान लो किसी स्थिति में हमारा ग्राफ इस तरह आया, ठीक, इस तरह वस्तु गति कर रही है, इधर हम वेग को व्यक्त कर रहे हैं, इधर धनात्मक वेग है, इधर ऋणात्मक वेग है। अब हम कहें कि अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना कुल हमने कार्य किया है, तो क्या करेंगे, उसी तरह से वेग समय वक्र के बीच का यहाँ आप देख लीजिए कि ढाल कितना है, तो ये क्षेत्रफल पर ध्यान रखना ये धनात्मक है, क्योंकि इधर आगे बढ़ने पर डेल्टा टी तो धनात्मक ही है, पर v इधर ये समझ लो 0 है, ऊपर वाला हिस्सा धनात्मक है और ये नीचे वाला हिस्सा ये ऋणात्मक है। ठीक, तो इस वाले का आप क्षेत्रफल निकाल लो, इस वाले का क्षेत्रफल निकालो। जब परिणामी निकालोगे, मान लो इसका a1 आया, इसका a2 आया, तो जो परिणामी हमारा होगा वो a1 - a2 होगा। अब यहाँ पर अगर हमें विस्थापन निकालना हो तो ध्यान ये रखना कि हमें धन और ऋण चिन्ह का ध्यान रखना है। और अगर मान लो हमें केवल दूरी निकालनी होती तो फिर खाली आप परिमाण देखो, a1 कितना है, a2 कितना है, दोनों के परिमाण को जोड़ दो तो ये दूरी हो जाएगी। और अगर आप विस्थापन कह रहे हो तो विस्थापन में आपको धन और ऋण चिन्ह की चिंता करनी है। तो नोट में जो अगला पॉइंट हम लोगों ने लिखा था कि v वेक्टर और t के बीच का ग्राफ, या सॉरी v वेक्टर और t ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल का परिमाण, यानी अब आपको धन या ऋण चिन्ह की चिंता नहीं करनी है, ऋणात्मक भी है तो उसका परिमाण ही ले लो। वो मतलब परिमाण अगर केवल आप जोड़ रहे हो तो वो दूरी व्यक्त करेगा, चिन्ह के साथ जोड़ रहे हो तो विस्थापन व्यक्त करेगा। हाँ, अगर आप वेग समय वक्र न खींच करके चाल समय वक्र खींचते तो चूंकि चाल का ऋणात्मक मान संभव नहीं होता है, तो चाल वक्र में पहली बात तो जब चाल व्यक्त कर रहे होते तो इधर जाता नहीं, चाल कम से कम इतना हो सकता है कि 0 हो जाए, वस्तु स्थिर अवस्था में रहे, ऋणात्मक नहीं होगी। अगर वो ऋणात्मक वाली दिशा में भी जा रही है तो हम तो पथ की लंबाई के हिसाब से कहते हैं ना, तो हमें धन या ऋण से नहीं मतलब है, तो चाल ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसलिए कभी भी जब आप चाल समय ग्राफ खींचोगे तो वो इस समय रेखा के नीचे नहीं आएगा, समय अक्ष के। तो नोट में जो तीसरा पॉइंट हम लोगों ने लिखा था, 2 तरीके से कहा था। एक ये कहा था कि v वेक्टर और t ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल का परिमाण, या वीटी वक्र, केवल चाल और समय के बीच में जब आप ग्राफ खींचते हो तो वीटी वक्र और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल ये हमारा व्यक्त करेगा दूरी को। इस पर हम लोग बाद में एक आधा सवाल लगा लेंगे, आज पहले कुछ बेसिक्स ऐसे देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम लोग अगले एक वीडियो में देख लेंगे।
तो अभी केवल इतना ध्यान रखना कि जब वेग और समय के बीच कह रहे हो तो गुणनफल में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान प्राप्त हो सकते हैं। चाल समय में केवल धनात्मक मान प्राप्त होगा। जब आप वेग और समय वक्र में चिन्ह का ध्यान रखते हुए जोड़ रहे हो इस बीच के घिरे क्षेत्रफल को, तो आपको विस्थापन मिलेगा। जब चिन्ह की धन ऋण की चिंता नहीं कर रहे हो, केवल परिमाण जोड़ रहे हो, तो आपको दूरी मिलेगी। और एक पॉइंट और हम लोगों ने लिखा था, तो ठीक है अभी फिलहाल यही इतने, उस पर फिर बाकी बाद में बात करते हैं। और हाँ, एक पॉइंट ये लिखा था हम लोगों ने कि अगर एक विमीय गति हो रही है तो एक ही निश्चित समय पर वेग के या चाल के या आप कह लो कि स्थिति या दूरी के, समय के, विस्थापन के दो मान संभव नहीं है। जैसे मान लो एक विमा में कोई गति हो रही होती, ठीक, और हम ये कहते इस तरह है, मान लो इधर समय है, इधर आप मान लो दूरी व्यक्त कर रहे हो, और आप कहते कि क्या इस तरह का ग्राफ संभव था? नहीं संभव था। किसी भी एक समय पे देखिए, मान लो आप इस टाइम t1 पे कह रहे हो, तो एक लिहाज से तो लगता है कि इतना विस्थापन होगा, फिर दूसरी बार आप कहते क्यों, इतना भी तो हो सकता है। और एक ही वस्तु है, एक विमीय गति कर रही है, तो एक समय में दो जगह तो नहीं रह सकती, ठीक। इस तरह की गति संभव है? नहीं संभव है। क्यों? किसी भी एक टाइम पे आप इधर भी बता रहे हो सकता है, इधर भी बता रहे हो सकता है, तो इस तरह की गति नहीं संभव है। चाहे वो इधर हम v ले रहे होते, चाहे x ले रहे होते। तो लास्ट पॉइंट एक और नोट में जो हम लोगों ने लिखा था कि एक विमीय गति होने पर किसी भी वस्तु के एक ही समय पर एक से अधिक जगह स्थितियां नहीं दिखा सकते। अगर स्थित समय वक्र कह रहे हैं तो स्थित नहीं दिखा सकते, और अगर वेग समय वक्र कह रहे हैं तो वेग नहीं दिखा सकते। इसके बाद हम लोग कुछ निश्चित प्रकार के वेग समय वक्र देखते हैं। शेष प्रश्नों को फिर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज अभी फिलहाल केवल वेग समय वक्र पर कुछ और वेग समय वक्र। अब हम लोग कुछ वेग समय वक्र के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सभी में ध्यान दीजिएगा, समय हमने x अक्ष के अनुदिश लिया है और वेग को y अक्ष के अनुदिश। अभी वेग है कि चाल है उस पर हम ध्यान बहुत नहीं दे रहे हैं, बस ग्राफ के प्रकार और वो उससे क्या प्रदर्शित होगा उस पर ध्यान देते हैं। जब वेग समय वक्र में समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त हो तो वह नियत वेग को व्यक्त करेगी। दो तरीके से आप देख सकते हो। एक, चाहे आप जिस बिंदु पर देखो वेग का मान वही है, यानी प्रत्येक बिंदु पर वेग समान है, तो इसका मतलब वस्तु का वेग नियत है। या दूसरा, हम लोगों ने कहा था कि वेग समय वक्र का ढाल त्वरण को व्यक्त करता है, ठीक। अब ढाल का मतलब ये समय अक्ष से कितना कोण बना रहा है। चूंकि ये सरल रेखा है तो इसके किसी भी बिंदु पर आप देखो सब जगह एक बराबर कोण बनेगा, और ये इसके समांतर है तो इसका मतलब इनके बीच का कोण शून्य अंश है। जब कोण शून्य अंश है तो यम बराबर tan थीटा, ढाल जो कि प्रवणता होती है रेखा की, बराबर tan थीटा, थीटा हो जाएगा इस वक्र और t अक्ष के बीच का कोण। तो tan थीटा tan 0 0, यानी इस सरल रेखा की ढाल शून्य है, इसलिए त्वरण शून्य है। तो चाहे आप कहो त्वरण शून्य है यानी वेग नहीं बदल रहा है, वेग नहीं बदल रहा है तो नियत वेग से गति कर रही है, तो ये एक स्थिति है। दूसरा, अगर हमारे पास एक कोई सरल रेखा प्राप्त होती है, अच्छा जरूरी नहीं है कि ये यहीं से प्रारंभ हो, ये यहाँ से भी प्रारंभ होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं। मान लो अगर ये यहाँ से प्रारंभ होती है और इसके समांतर है, तो बस इन दोनों में अंतर, इस पहली और दूसरी स्थिति में अंतर केवल इतना है कि अगर ये 0 0 रहा होता तो पहली स्थिति यह हमें बताती कि जब t बराबर 0 है तो v बराबर 0 है, और दूसरे वाली स्थिति ये बताती कि जब t का मान 0 है तब v का मान 0 नहीं है, यानी वस्तु में कुछ प्रारंभिक वेग है। बाकी अगर ये एक सीधी सरल रेखा इस तरह से आई और ये कुछ कोण बना रही है समय अक्ष से, सरल रेखा है तो नियत त्वरण को व्यक्त करेगी, धनात्मक त्वरण होगा। क्यों? इसका यहाँ से थीटा देखो तो tan थीटा शून्य अंश से 90 अंश के बीच में पहले चतुर्थांश में धनात्मक होगा। या किसी भी समय आप इसकी मान लो ढाल निकालना चाहो, ठीक, तो इधर डेल्टा v हो जाएगा, इधर डेल्टा t हो जाएगा। आप देखोगे कि डेल्टा v बटे डेल्टा t धनात्मक है। जब डेल्टा t बढ़ रहा है तो डेल्टा v भी बढ़ रहा है। यहाँ t था, कुछ v और आगे आए तो t2 बड़ा हो गया तो v2 भी बड़ा हो गया है, v1 से v2। तो ये हमारे एक समान धनात्मक त्वरण को व्यक्त करेगा जब तक पहले चतुर्थांश में है। और अगर इसी के समांतर कई हमारे इस तरह की रेखाएं मिली हैं, तो अगर समांतर एक दूसरे के वक्र की रेखाएं हैं, समांतर सरल रेखाएं हैं, तो वो सभी एक समान त्वरण को व्यक्त करेंगी। हाँ, वेग अक्ष पर अगर अलग अलग जगह काट रही हैं तो इसका मतलब t बराबर 0 पर उनके वेग अलग अलग हैं, प्रारंभिक वेग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर त्वरण सबका एक समान है अगर इस तरह से समांतर और सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं कुछ झुकाव पर।
फिर एक उदाहरण हम लोगों ने लिया था कि अच्छा अगर एक ही कोण नहीं बना रही हैं, मान लो दो स्थितियां हैं, एक वस्तु है जिसके लिए वेग समय वक्र हमारा ऐसे आया, दूसरी वस्तु है जिसके लिए वेग समय वक्र ऐसे आया। यहाँ आप समझ सकते हो कि इस दूसरे वाले वक्र का ढाल ज़्यादा है। हमने अभी यहाँ कहा था कि अगर एक सरल रेखा हमको प्राप्त होती है जो समय अक्ष से कुछ कोण बनाती है और पहले चतुर्थांश में है, तो अब पहली बात तो सरल रेखा प्राप्त होती है तो नियत त्वरण को व्यक्त करेगी, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर उसका ढाल समान होगा, तो ढाल समान यानी त्वरण समान। दूसरा, अगर आप पहले चतुर्थांश में हो, यहाँ से यहाँ के बीच में हो, या थीटा का मान आपका 0 से 90 अंश के बीच में है, चाहे ये वाला थीटा देखो चाहे ये वाला थीटा देखो, 0 से 90 के बीच में अगर है तो tan थीटा धनात्मक यानी प्रवणता धनात्मक यानी त्वरण धनात्मक, और जितना ही ज़्यादा ढाल उतना ही ज़्यादा त्वरण। इसमें दूसरे वक्र का ढाल ज़्यादा है तो ये ज़्यादा त्वरण को व्यक्त करेगा। ठीक, फिर और आगे बढ़े, मान लो पहला चतुर्थांश पार कर गए, हम 90 अंश पे पहुंच गए कि इस तरह की स्थिति संभव नहीं है कि हमारा वेग डॉटेड लाइन से जानबूझ के लिए इसलिए बनाया है कि इसका मतलब इस तरह की स्थिति वास्तव में प्राप्त होगी नहीं, बस कल्पना ही आप करते रहिए कि ऐसी स्थिति मिल गई तो क्या होगा। तो चूंकि ये स्थिति संभव नहीं है, क्यों नहीं संभव है, इसमें कोण 90 अंश बन रहा है वक्र का, ढाल m बराबर tan थीटा बराबर tan 90 अंश, tan 90 अंश मतलब अनंत, तो ये अनंत त्वरण को व्यक्त करेगा क्योंकि VT वक्र का ढाल त्वरण व्यक्त करता है ना। और इस वाले वक्र में आप कह रहे हो कि ये अनंत है ढाल, तो इसका मतलब संभव नहीं है। या दूसरे तरीके से आप देख सकते हो कि एक ही समय पर कभी आप ये वेग कहोगे कि ये वेग कहोगे कि ये वेग कहोगे, तो ये चीज़ अपरिभाषित है, तो इसलिए ये मान संभव नहीं है। फिर और कोण बढ़ा दिए, मान लो ये वक्र ऐसे न होके ऐसे हो गया, ध्यान दीजिए ये वक्र कितना कोण बना रहा है, इतना कोण बना रहा है ना, 90 अंश से ज़्यादा है, मतलब ये ग्राफ वास्तव में नहीं है, वो कोण दिखाने के लिए केवल कह रहे कि अगर इस तरह की आपकी एक सरल रेखा प्राप्त होती है तो ध्यान दीजिएगा VT वक्र में सरल रेखा का ढाल त्वरण को व्यक्त करेगा, यानी अगर सरल रेखा प्राप्त हो रही तो इसका मतलब त्वरण नियत तो है, कांस्टेंट तो है, लेकिन थीटा का मान 90 अंश से ज़्यादा है, यानी tan थीटा दूसरे चतुर्थांश में 90 से 135 के बीच में ऋणात्मक होगा, तो यह ऋणात्मक त्वरण को व्यक्त करेगा इस तरह का ग्राफ। और वैसे भी आप समझ सकते हो कि मान लो एक टाइम आपने यहाँ 1 लिया, एक टाइम यहाँ आपने 2 लिया, यहाँ पर आप वेग देखो, वहाँ वेग देखो कितना है, यहाँ T1 टाइम, यहाँ T2 टाइम, यहाँ V1 वेग, यहाँ V2 वेग। जब T1 आपका बढ़ रहा है, T1 से T2 जा रहे हो तो वेग तो घट रहा है, T1 पे ज़्यादा वेग था, T2 पे कम वेग है, T1 पे ज़्यादा वेग है, T2 पे कम वेग है, आप इधर आ रहे हो, तो इसका मतलब डेल्टा V आपका ऋणात्मक है, तो वहाँ से आप कहोगे तो डेल्टा V बटे डेल्टा T आपका ऋणात्मक आएगा, और ये ऋणात्मक आएगा मतलब ये ऋणात्मक त्वरण को यानी बंद व्यक्त करेगा, और ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं, यानी जब चाल घट रही होती है। ठीक, ये तो इतने हमारे नियत वाले थे। अब दो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं परिवर्ती वाले। अगर VT वक्र का ढाल समय के साथ बदल रहा हो लगातार, तो बदल रहा हो तो इसका मतलब त्वरण नियत नहीं है। यहाँ क्या है, जैसे इस बिंदु पर आप ढाल निकाले तो यहाँ आप स्पर्शरेखा खींच दिए, ठीक है, इसकी ढाल यहाँ त्वरण व्यक्त करेगी। थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ गए तो यहाँ अब आप गौर करिए, ये अगर θ1 कोण है, ये अगर θ2 कोण है, तो θ2 बड़ा है θ1 से। इसका मतलब जब तक आप पहले चतुर्थांश में हो तो tan θ2 का मान tan θ1 से बड़ा है, यानी इसकी प्रवणता इससे बड़ी है, यानी त्वरण इससे बड़ा है, यानी त्वरण यहाँ लगातार बढ़ रहा है। तो यह क्रमशः बढ़ते हुए त्वरण को व्यक्त करेगा। कौन वाला, जो ग्राफ हमारा ये बना था पहले, ये वाला। अब इसी तरह इसमें आप आ जाइए कि ये क्रमशः घटते त्वरण को व्यक्त करेगा। क्यों, यहाँ पर ढाल ज़्यादा है, यहाँ ढाल कुछ कम है, यहाँ ढाल उससे भी कम है। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, झुकाव समय अक्ष से घटता जा रहा है, तो इस तरह का कोई ग्राफ होगा तो वह क्रमशः घटते हुए त्वरण को व्यक्त करेगा। और हाँ, इस टाइप का भी अगर कुछ आया जिसमें ये तो नियमित रूप से बदल रहा था, मान लो इस तरह कुछ अनियमित रूप से है, तो वो भी घटते बढ़ते त्वरण को व्यक्त करेगा। मिक्स है कि कभी घट रहा कभी बढ़ रहा, ध्यान रखना लंबवत वाला हिस्सा ना रहे उसमें। तो ये हमारे वेग समय वक्र के कुछ उदाहरण थे, ध्यान से इसको आप लोग पूरा कर लेना। बीच में कई चीज़ें ऐसी हैं कि आपको वीडियो पॉज करके नोट करना होगा। सब लोग नोट्स बनाते रहें, लिखते पढ़ते रहें और अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।